हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। यूट्यूबर फरहान यहिया की वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि जब भी कोई खबर आती है तो वो तुरंत मैदान पे पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को जहां एक तरफ एक महीना पूरा हो चुका है, वहीं दिल्ली के इस LNJP अस्पताल में इस तरीके का वाकया सामने आया कि कल कैट्स के मुलाजमीन के जरिए एक कैट्स की जो काम करने वाली एक महिला है, उसने बताया कि डॉक्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ऐसा भी सरफिरा आशिक है जो कि अगर उनको 2019 में प्रधानमंत्री नहीं बने हुए देखेगा तो अयोध्या के राम मंदिर की दहलीज पे जाकर के खुद को आग लगा लेगा। जिस तरीके से कि पता होता है कि लगातार इन दिनों में बारिश होनी है, बरसात का ये मौसम आना है, ये गंदा तमाम पानी यहाँ भरना है, उसके बाद भी नहीं किसी तरीके की कोई ठोस कदम उठाए जाते ना। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का करदमपुरी इलाका है, जहाँ पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ये महिलाएं, ये बुजुर्ग औरतें, बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर में आंखों में आंसू हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी आए हुए हैं इंडोनेशियन, लेकिन आंखों में आंसू हैं। अब खुशी की बात है कि ये अपने घर पर जा रहे हैं। जमात में इंडोनेशिया से 1 जनवरी को निकले थे और आप सोचिए कि जनवरी से लेकर के अपने बच्चों को, घर वालों को, बीवी को, माँ बाप को छोड़ करके जमातों में आए हुए थे। फुरकान भाई, बेटे का क्या नाम है आपके? फरहान यहिया। तो फरहान यहिया आपने नाम रखा है, तो हिंदुस्तान लाइव वाले फरहान यहिया जो हैं दिल्ली में, जो पत्रकार हैं, क्या उनसे मुतासिर होकर रखा है? जी हाँ। क्या ऐसा क्यों, क्या वजह रही? मामला हमने बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, हमारा बेटा तो अब हुआ है, इसीलिए हमने नाम उनका देख कर रखा है कि उन्होंने जो मेहनत है, उनकी ईमानदारी और उनके अंदर जो क्वालिटी है पत्रकारिता की, हमने तो उनके कंधों से ऊपर तक पानी में उन्हें डूबा देखा है, तो कुछ उनके अंदर खूबियाँ बहुत पाई गई, बस इस बुनियाद पर रखा है। माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक आदमी है। तो बेटे का नाम रख दिया फरहान यहिया? फरहान यहिया मेरे बेटे का नाम है। पत्रकार फरहान याहिया ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक वीडियो जो है वो पेश किया है। आप लेजर के जरिए, जैसे कि फरहान याहिया दावा कर रहे हैं, पत्रकार फरहान याहिया ने कहा कि आप लेजर के जरिए ओम का जो साइन है वहां पर आप फ्लैश कर रहे हैं। कि आपके सर काट के लाने पे 21 लाख रुपए का इनाम रखा गया। बिल्कुल, ये कहा गया कि 21 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर कोई इस मुल्ला का सर काट के ला के देगा। कौन है फरहान यहिया? किसी ने कहा कि जैसे ही फरहान भाई का नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको देखने से पहले पढ़ देता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मैं अगर 10th क्लास में था तो मैं 7th 8th तक के स्टूडेंट्स पढ़ाता था। 2012 में वालिद का इंतकाल हुआ, हमको छोड़ के गए। वो आज के फरहान यहिया को नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज आपके पॉडकास्ट पर रिवील कर रहा हूँ उसको। कोई एक नहीं कह सकता फरहान यहिया को इन 25 साल के अंदर कि किसी से पैसा लेकर के, कोई लिख देता है कहीं से लिफाफा लेकर के, किसी नेता से लेकर के, कोई एक साबित नहीं कर सकता, कोई एक। जो सबसे बड़ा अमाउंट ऑफर हुआ खबर को दबाने के लिए, खबर चलाने के लिए, कितनी बार ऐसा हुआ जो आपकी रिपोर्टिंग की वजह से माहौल बिगड़ने से बचा? जो आज गोदी मीडिया कहला रही है, कोई भौंपू मीडिया कहता है, मैं मीडिया कहता हूँ, वो नहीं बनना चाहता था। कभी तो डरे होंगे जिंदगी में। और उसने आते ही सर्जिकल ब्लेड मेरे चेहरे पे मारा, मैंने मुंह पीछे किया, तो ये जो सब। किसी पावरफुल इंसान ने कभी कोई दबाव बनाया हो कि भाई ये स्टोरी तो नहीं चलानी? 22 फरवरी को जब मैं घर से निकला ये कहकर कि मैं रात को आऊँगा, खाना खाऊंगा और जैसा भी होगा ये बना लेना, मैं घर से निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर 13 दिन बाद लौटूंगा। तुर्कमान गेट पे जो डेमोलिशन हुआ उस वक्त आप गायब हो। और फरहान भाई, एक मीटिंग हुई थी बीच में भी एवेंजर्स को लेकर, आप उसमें हमें दिखते हैं बीच में बैठे हुए। सबसे पहले ये बताओ सोते कब हो? ये बहुत बड़ा सवाल है फरहान भाई, आप कब सोते हैं बता दीजिए। आज आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते?
कुछ लोगों का मानना ये भी है कि फेम आने के बाद या आपको शोहरत मिलने के बाद थोड़ा सा घमंड भी आ गया। कि अब कोई है ही नहीं, किसको फ़ोन करें? ना माँ है ना बाप है घर पे, फ़ोन करके किसको बताएं, किसको सलाम करें, किसको चांद की मुबारकबाद दें या क्या। आज जहाँ हूँ, जिस भी मकाम पे हूँ, बस ये है दुख कि वो नहीं है साथ, दोनों। हमारा चैनल जावेद अनवर शो, अगर आपको इस पर पॉडकास्ट देखना पसंद है और जितने भी पॉडकास्ट हम अच्छे अच्छे गेस्ट के कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, आप उससे मुझे यकीन है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 का नंबर और मीडिया से उठता हुआ भरोसा। लोग जब माइक लेके कोई रिपोर्टर जनता के बीच पहुंचते हैं तो आज भरोसा नहीं कर पाते। लोगों को ये शक होता है कि कहीं लाल मीडिया से तो नहीं, कहीं ये गोदी मीडिया से तो नहीं। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जिन्होंने आज भी जर्नलिज्म का भरोसा कायम रखा हुआ है, जनता को जिन पर आज भी भरोसा है, और भरोसा ऐसा कि अपने अजीज़ों का जनाजा उठाने से पहले भी वो इंतज़ार करते हैं कि वो रिपोर्टर आएंगे और हमें दिखाएंगे तो ही ये जनाजा उठेगा। अब सोचिए आप भरोसे का कितना मयार है। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनके साथ ही हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी, यानी उन्हीं के हाथों से इस पॉडकास्ट का हमारा आगाज़ हुआ था, इस चैनल का। आज हमारे साथ ये शख्सियत हैं जिनका हमने पूरे साल वेट किया। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट फरहान याहिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे उसी शो में जिसकी शुरुआत आपसे हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। हालांकि शुरुआत तो हुई लेकिन मेरे आने में देर हुई है, मैं कह सकता हूँ। आपने जब मुझसे डिस्कस किया, और ये बात है अब से लगभग 14 महीने पहले की, बिल्कुल। तो पूरा साल गुजर गया। तो आप उस वक्त सोच रहे थे, क्योंकि कहीं और से काम करके छोड़ चुके थे, जी। कि मैं फरहान भाई क्या करूं क्या ना करूं। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी ओपिनियन ये आई थी आपके लिए कि जावेद, आजकल पॉडकास्ट जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, जहां भी देखे वो लोग जो है वो उसी की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इसकी शुरुआत करो। आपने उस बात को माना और इतनी अहमियत दी कि आज शुरू हो गया, द जावेद अनवर शो हो गया। नहीं, बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। लिए हैट्स ऑफ टू यू, आपकी मेहनत को भी। नहीं, सब ये क्रेडिट आपको जाता है पूरा, क्योंकि आपकी भी रही है मेहनत, मेरी भी रही है, लेकिन आपके जो सजेशंस हैं उसी पे हम लोग चलते रहे। आपकी जो सरबराही है वो हमारे बहुत काम आई। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। फरहान भाई, आपके बारे में बहुत कम बात हुई। हम आपको रोज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको मौत का फरिश्ता बोल देते हैं, क्योंकि अगर आपका लाइव का नोटिफिकेशन आता है तो लोग समझ जाते हैं कहीं तो मर्डर हुआ है, कहीं तो कोई घटना हुई है। किसी ने कहा जी। कि जैसे ही फरहान भाई का नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको देखने से पहले पढ़ देता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो खैर अच्छी बात है, इस बहाने पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपके बारे में बहुत कम मालूमात हमें मिलती है। आपके ज़ाती मालूमात जो है, आप कहाँ पले बड़े, जर्नलिज्म में क्यों आना हुआ, या मैं ये कहूँ कि कौन है फरहान याहिया? कौन है फरहान याहिया, ये बात आवाम ज़रूर जानना चाहती है। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मुझसे वाबस्तगी रखते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, पुराने जो जानकार हैं, वो सब जानते हैं। दरअसल शुरुआत जो है जावेद, वो इस तरह से नहीं हुई जैसे आज दिखाई देता है। मैं जब स्कूल में था तो शुरू से ही प्रोग्राम कंडक्ट करने का शौक़ होना, या जो मॉर्निंग असेंबली बुलेटिन्स होते थे वो पढ़ना, ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से स्कूल में प्रीफेक्ट भी बन गए, फिर आगे वक्त चलता रहा। इस बीच बच्चों को ज़रूर पढ़ाया, यानी मैं अगर 10th क्लास में था तो मैं 7th 8th तक के स्टूडेंट्स पढ़ाता था। अच्छा, आप फिर टीचर मैं भी रहे? 11th में, हाँ, टीचर भी रहा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत जी, पढ़े, जी। कोई कहीं हैं आज, कोई कहीं हैं, तो स्टूडेंट्स भी हैं। तो कभी उन लोगों से भी ये डिस्कस नहीं होता था कि आगे आने वाला टाइम एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा कि जब सोशल मीडिया का दौर होगा, जब 24 घंटे चैनलों का वलवला होगा। ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं थी। ये मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ जी। उसके बाद फिर जब मैंने हाई सेकेंडरी किया, कॉलेज गया, ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया, फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई, एक रेहान भाई हैं, अभी भी वो किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त आंखों देखी में काम करते थे।
नलिनी सिंह मैम जो आंखों देखी की मालिक थी, डायरेक्टर थी, एंकर थी, जो पुराने लोग हैं आज भी उनको जानते होंगे। उन्होंने न्यूज़ की दुनिया में सबसे पहले अगर कोई चीज़ दिखाई थी तो बूथ कैप्चरिंग, बिहार चुनाव में किस तरीके से की जाती है बूथ कैप्चरिंग, वो दिखाया था। उस वक्त की जब मशीनों का दौर नहीं था, बैलेट से वोट होता था। जी जी मैम का काम टोटल क्राइम ही बुलेटिन रहता था। दूरदर्शन होता था जब चैनल्स भी कोई 24 घंटे के नहीं थे, इंटरनेट का तो कोई तस्वुर था ही नहीं। तो ये पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ साल 2001 का। जी मेरी रेहान भाई ने जब बात कराई तो उस वक्त क्योंकि ग्रेजुएशन चल रही थी, अंडर ग्रेजुएशन टाइम 2001 और 2 का पीरियड था। तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मुझे उन्होंने एज ट्रेनी रिपोर्टर अपॉइंट किया। हम्म, मेरे से जब बातचीत हुई कि क्या जी, करना चाहते जी। हो, मैंने कहा इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मौका लगेगा तो आगे देखते हैं। इस बीच पढ़ाई मैंने अपनी जारी रखी, बीकॉम ग्रेजुएट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं सत्यवती कॉलेज में था, हम्म, सीटिंग मेरी करोड़ीमल कॉलेज की थी। जी उसके बाद में मेरा जब मौका लगा कि आगे मुझे चलना चाहिए और इसी फील्ड को चुनना चाहिए, तो मैंने फिर जर्नलिज्म की तरफ कदम हाँ वही रखा। कि जर्नलिज्म में एंट्री कैसे हुई। फिर जर्नलिज्म में एंट्री हुई। उसी दौरान की जब मैं आंखों देखी में ऑलरेडी लग गया था। जी तो ये एक मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, एक अपॉर्चुनिटी थी कि मिसेस नलिनी सिंह ने और जो मेरे न्यूज़ डायरेक्टर थे शहजाद अख्तर, को डायरेक्टर थे नईम अख्तर साहब, तो इन लोगों ने मुझे मौका दिया और उसी दौरान फिर मैंने एडमिशन लेकर के मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करके मैं इस फील्ड में जब तक रम गया था। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि फरहान याहिया सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं जिन या लोगों सोशल ने मीडिया से ही बने हैं। जिन लोगों ने साल 2016 में जब पहली बार फेसबुक लाइव आया है, और मैं कह सकता हूं कि साल 2016 में जब मैंने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया, तो लोगों ने तब से देखना शुरू किया। नमक की अफवाह उड़ी थी जी अचानक से, मुझे याद है। एक रातों रात की पुलिस को नमक, लाठी चार्ज करना पड़ा था लोगों पे। लोगों ने दुकान लूट ली लूट ली थी थी, परचून बिल्कुल। वालों की। 100 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा था नमक। हम्म। वो थैली उस वक्त जो 10 रुपए की मिलती जी थी। जी 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 मेरा वो पहला लाइव था। उसके बाद सदर बाजार में आग लगी थी, जुगी बस्ती पूरी खत्म हो गई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बैकयार्ड था, वो दूसरा लाइव था। फिर मोदी जी नोटबंदी लेकर के आ गए थे, जी कोई नहीं भूल सकता। तो तब मेरा ये लाइव जो शुरू हुआ था, लाइव स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट आया जावेद, वो अब आकर के था। तो लोगों को लगा शायद ये 2016, 17, 18 की शुरुआत है, हाँ मतलब यहीं से बस। लेकिन उससे पहले का जो पीरियड है मेरा 15 साल पहले और जाइए, तो वो दौर था जब मैंने जैसे कहा कि चैनल्स भी जो है वो 24 घंटे नहीं थे, ना इतने ज़्यादा वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, इस तरह से सब कुछ हफ्ते नहीं में था। एक शो या दिन में एक शो। इस तरह होता था। क्राइम बेस्ड प्रोग्राम था मैडम नलिनी सिंह के यहाँ पर, और उसमें एक पैनल डिस्कशन होता था 15 मिनट का, और 15 मिनट का जो था वो क्राइम पर जो स्टोरीज होती थी हम लोग वो कवर किया करते थे। फिर बाद में 2002-3 में जब चैनल्स 24 घंटे हुए, तो फिर अलग अलग जगह काम करने का मौका मिला। फिर साल 2006 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार में। उसी साल हिंदुस्तान एक्सप्रेस जो उर्दू में लॉन्च हुआ, क्योंकि उस दौर में राष्ट्रीय सहारा चलता था और उसकी बड़ी आवाज़ थी, जब इनकलाब अखबार नहीं था। तो मुझे लगा कि यार उर्दू से वाबस्तगी है, जुड़ा हुआ हूँ, तो क्यों ना उर्दू अखबार में जाऊँ मैं अब। तो आंखों देखी छोड़ करके मैं इधर आ गया। मैंने अखबार ज्वाइन किया। मेरे जो एडिटर हैं परवेज़ सुहेब अहमद, मैं उनका भी, मेरे जो ब्यूरो चीफ हैं अब्दुल नूर शिबली, जामिया चलाते हैं, जामिया टाइम्स करके कुछ उनका वो चलता है जी तो इन लोगों के साथ सबके जुड़ना हुआ। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अगर मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो जावेद मैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार से जुड़ा हूँ। यानी मैं वहीं का एम्प्लॉय हूँ, वहीं से सैलरी तनख्वाह मिलती है। लोग अक्सर पूछते हैं तनख्वाह कहाँ से मिलती है, उस पर ही बात करेंगे अभी। हाँ, तो मैं वहाँ से कितनी जुड़ा मिलती हुआ है? हूँ। उसके लिए मैं अपने उस अखबार की पूरी टीम का, एक बड़ी टीम है हमारी अखबार की, 2006 से 20 साल पूरे उस अखबार से हो गए। वहीं से मेरा गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन भी है और सारा कुछ वहीं से ही है। नहीं, लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये वाला इसी की विंग है, ये सोशल मीडिया, ये कहें हम हिंदुस्तान लाइव, हाँ, प्रिंट वाला है। बिल्कुल उसका पार्ट है ये। लाइव करना कितना मुश्किल है, क्योंकि लाइव करना सबके बस की बात नहीं है। ग्राउंड पे कुछ भी हो सकता है, खासकर अगर हम जमुना पार में लाइव कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली में लाइव कर रहे हैं, जहाँ गुंजान आबादी है, लोग मतलब इतना सिविक सेंस भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल मुझे कभी ये लगा ही नहीं।
मैंने जैसे कहा कि लाइव 2016 में शुरू किया, लेकिन तजुर्बा जो था ना कैमरा फेस करने का, वो सारी चीज़ें जो है वो हम उससे पहले जैसे कहा ना 15 साल से देखते आ रहे थे। 2001-2002 में जब पहली मर्तबा आंखों देखी में काम शुरू किया तो एक चेक मिला था सिर्फ 3500 रुपये का। सिर्फ 3500 पहली सैलरी? पहली सैलरी कह सकते हैं। यू वोंट बिलीव, वो चेक मेरे पास आज भी मौजूद है। अच्छा, मैंने चेक कैश नहीं किया, वो हम जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और वो मैं अपने पेरेंट्स को लाके अपने फादर के हाथ में दिया मैंने 25 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने कहा ये चेक मिला है मुझे, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद याहिया मरहूम। तो मैंने उनको जब हाथ में दिया तो मेरी तरफ देख करके कहा क्या है, मैंने कहा ये सैलरी मिली है पहली। 1.5 साल बिल्कुल मेहनत के साथ में ट्रेनिंग जिस तरीके की थी वो करते रहे हम, इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं। इंटर्नशिप कह सकते हैं, करते रहे। लेकिन 1.5 साल बाद जब वो चेक हाथ में आया ना जावेद, और 3500 रुपये, तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया। हालांकि उससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में कमाता था, मेहनत से पढ़ाया मैंने बच्चों को भी। और जब वो 3500 का चेक मिला ना तो मुझे लगा कि हकीकत में मैंने कुछ मेहनत की है जो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस रूप में दिया, और मैंने अपने वालिद के हाथ में दिया। बस उनकी आंखों में आंसू आ गए और दुआ दी, बस वो आज भी चेक रखा हुआ है। वालिदा का क्या रिएक्शन था उस पर? वालिदा ने बस दुआएं दी थी, उन्होंने भी चेक देख करके यही कहा अल्लाह और तरक्की दे, आज जहाँ हूँ, जिस भी मकाम पे हूँ, बस ये है दुख कि वो नहीं है साथ, दोनों। खैर, वालिदा ने तो कुछ वक्फा देखा भी, मुझे लगता है शायद वालिद साहब तो इतना सब नहीं देख पाए उस वक्त। हाँ, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। 2012 में वालिद का इंतकाल हुआ, हमको छोड़ के गए। तो 2012 तक तो मुझे लगभग 11 साल हो ही गए थे काम देखते हुए, बट सोशल मीडिया पर नहीं देख पाए वो आज के फरहान याहिया को नहीं देख पाए, जो मोहब्बत आज लोगों से मिलती है, जो मोहब्बत लोगों से मिलती है, जो लोगों का प्यार, छोटे छोटे मासूम बच्चों की उनका दुलार, उनकी दुआएं, और जो बुज़ुर्गों का, आप जैसे भाइयों का, दोस्तों का, सबका साथ मिलता है, ये सारी चीज़ें नहीं देख पाए। और 2012 में मुझे 11वां ही साल था मीडिया में। अच्छा, जर्नलिज्म में क्यों? क्योंकि पुरानी दिल्ली ऐसा इलाका है जहाँ पे ड्रॉप आउट्स भी ज़्यादा, 9-10 के बाद आमतौर पे बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या कोई वालिद साहब का वो बिजनेस में हाथ बटा लिया। अच्छा, हमने सुना था कि वालिद साहब की भी कोई कुछ काम था, वहाँ भी खड़े होते थे बचपन में? खड़े नहीं होते थे, बाकायदा मैं दुकान पे भी बैठता था जी। और मेरा वो कह सकते हैं कि वालिद मुझे दूर रखते थे काम इस तरह के काम वगैरह से। हमारी डेयरी होती थी, दूध का काम था, और मैं जिस इलाके में रहता हूँ, गालिब का मोहल्ला है, बल्ली मारान है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज आपके पॉडकास्ट पर रिवील कर रहा हूँ उसको कि मैं उस पुरानी दिल्ली के इलाके से आता हूँ, जो अदीबों का, जो महज़िब लोगों का, मतलब तहज़ीब याफ्ता लोगों का, पढ़े लिखों का इलाका जाना जाता है, जो बल्ली मारान और ख़ास तौर से जो गली कासिम जान है जी। मैं उस जगह से आता हूँ। चांदनी चौक से जुड़ा हुआ ये इलाका है। तो सोचिए कि इसकी अपनी ख़ुद की कितनी इम्पोर्टेंस, इतनी तारीख़, इतनी अहमियत होगी। एक ऐसा इलाका कि जहाँ पर ज़ौक़, मीर, दर्द और गालिब जैसी शख्सियतें गुज़री हैं, जहाँ हकीम अजमल ख़ां जैसे लोग, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान जैसे लोग, तहरीक आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग जमीयत बिल्डिंग में बैठा करते थे। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं बिल्कुल उसके पड़ोस में ही रहता हूँ। तो दुकान का किस्सा आप बता रहे थे मुझे। दुकान पर बैठने का मौका अब्बा कम देते थे, वो खुद बैठते थे या दूसरे लोगों को जो काम करने वाले थे उन्हें बिठाते थे, क्योंकि वो मेरे ऊपर फोकस रखते थे पढ़ाई का। खुद वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, गालिबन मेरे ख्याल है शायद बचपन में 2-4 क्लास पढ़ी हो तो पढ़ी हो, लेकिन उनका जो जहन था वो बस ये था मेरी तरफ के किसी तरह से मेरा बच्चा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, छोटी बहन है मेरी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कोशिश की, उन पर पूरी मैंने उतरने की उम्मीद रखी थी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पर उतरा हूँ। बट अफसोस होता है कि आज माँ बाप अगर होते जिंदा तो वो ये सब कुछ देख रहे होते, खुद देखते, खुद सराहते, अपनी आंखों से लोगों का वो प्यार देखते, आपने लोग कहा, भागे चले आते हैं। आपने कहा कि लोग जो हैं वो पढ़ नहीं रहे आजकल, ड्रॉप आउट ज़्यादा हैं, ऐसा
मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, जिस इलाके से हूँ वहाँ पर इतना कोई ड्रॉप आउट रेट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, वो ये ज़रूर इंश्योर करें कि तालीम के बगैर कुछ हल नहीं है दुनिया में। आपको जॉब मिले ना मिले वो सब बात की बातें हैं, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी एजुकेटेड इनफ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अपने ख़ानदान बच्चों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आजकल एआई का ज़माना है, दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है आगे। बिजनेस करना है करें, लेकिन हम तो जर्नलिज्म पढ़ करके सीख के सब कुछ करके आए, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि अगर किसी का कोई काम धंधा नहीं चल रहा, कोई रेहड़ी पटरी कहीं लगा रहा है, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देख रहा हूँ, जो चीज़ नहीं थी। यानी कोई काम अगर नहीं मिल रहा तो कैमरा उठाइए, मोबाइल, यानी आजकल हर मोबाइल में इन्फ्लुएंसर कैमरा बन जाइए या इन्फ्लुएंसर बन जाइए। बस आज आप जो है वो, और उसकी आड़ में जो लोगों ने हरकतें करनी शुरू कर दी, बहुत शिकायतें आती हैं कि कोई यूट्यूबर आया, पैसे लेके चला गया, प्रमोट करने के बहाने हमसे ये ले लिया, वो छीन लिया, इस तरीके की चीज़ें चलने लगी। तो ये अनप्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, ये ज़्यादा अब देखने में आ रहे हैं। काम नहीं चला, धंधा नहीं चला, तो वो शुरू हो गए लोग। इस पे हम आगे बात करेंगे। आपने जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, वो कैसा था? फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया में जब कैमरा फेस किया, वो टीवी वाले दौर का। सोशल मीडिया पे तो सभी फेस कर रहे हैं। रंगे हाथ कार्यक्रम आता था उस वक्त, वो प्रोग्राम, तो कुछ अचंभा तो नहीं लगा मुझे फेस करना, लेकिन ये था कि डिलीवरी जो थी अल्फाजों की, वो जैसी आज आप देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी। यानी जब आप कुछ करते रहते हैं, गलदा हमीरू तालब गो कि कुछ करते रहिए, मेहनत करते रहिए और वो आपको कामयाबी मिलेगी, इसी तरीके से है। तो कैमरा फेस करना, देखिए टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ना बहुत इजी है। आप, मैं, हम कहीं भी अगर मौका लगता है किसी स्टूडियो में बैठकर, काले कोट पहनकर, एसी चल रहा हो और वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है और हमें न्यूज़ देनी है, तो बहुत आसानी से हम दे सकते हैं। अगर हम उसके जानकार हैं, अगर हम न्यूज़ डिलीवर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन बारिश में, धूप में, गर्मी में, आंधी तूफान में, सड़कों पर, मतलब हालत ख़राब हो जाए, सर्दी गर्मी का कोई एहसास ना हो, और सड़क पर सिर्फ भाग करके लोगों की उन उम्मीदों तक आप खरे उतर जाएं, अगर, मैं इसको मानता हूँ जर्नलिज्म है। कैमरा फेस किया वो जब किया तब किया, लेकिन आज जो कैमरा फेस करता हूँ, आज जो लोगों को फेस करता हूँ सड़क पर उतर के, 10 साल में जो मैंने ये चीज़ महसूस की है सोशल मीडिया वर्ल्ड में, उसमें यही देखा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपका जुड़ाव लोगों से तब तक है जब तक आप उनसे जुड़े हुए हैं, वो तब तक जुड़े रहेंगे आपसे। आपको कोई आवाज़ दे रहा है, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फॉरगेट योर लेजर एंड कंफर्ट। मैंने उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की अपने आप को हिम्मत दी, जुटाई, लोगों ने हिम्मत बांधी और मैं बाहर निकला। नहीं तो मैं अभी आज किसी स्टूडियो में बैठा होता, मुझे बहुत ऑफर्स थी, मैं भी कहीं आपको एंकरिंग करता दिखता या रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र आ रहा होता। बहुत ऑफ़र्स आई, बड़े बड़े चैनल से आई, मैं नाम नहीं लूँगा, और कई साल तक आती रही मुझे ऑफ़र्स, मैंने नहीं किया। और मैं अपनी ज़ुबान किसी और के मुंह में दे दूं, दूसरे की ज़ुबान अपने मुंह में ले लूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए स्टूडियो वाली ज़िंदगी से बाहर निकल के, गोदी मीडिया का टैग ना लगा के, ये सब से दूर होकर के, आज अगर कोई मानता है तो लोग कह देते हैं मेहनत कश रिपोर्टर हैं, और कब सोते हैं कब जागते हैं, ये अक्सर मुझे लोग कमेंट करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा अभी, कब सोते हैं कब सोते हैं। तो एक ये पहलू जो बन गया ना, वो उसी मेहनत से बना है, उसी डेडिकेशन से बना है, बिना लालच के बना है, बिना रिश्वतखोरी के बना है। कोई एक नहीं कह सकता फरहान याहिया को इन 25 साल के अंदर कि किसी से पैसा लेकर के, कोई लिख देता है कहीं से लिफाफा लेकर के, किसी नेता से लेकर के, कोई एक साबित नहीं कर सकता। कोई एक, चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। आसिफ मोहम्मद खान साहब है, मैं नाम ले रहा हूँ उनका। उन्होंने जब अमानतुल्लाह खान चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड, तो एक इल्ज़ाम लगाया किसी का सुन करके कि फरहान याहिया को जो है 2 दुकानें दी गई हैं, और वो दुकानें वक्फ बोर्ड की हैं, और वो फरहान याहिया के भतीजे को दी गई हैं। आसिफ साहब ने खुले मंच पर कह दिया, पता नहीं कहाँ बोला, और बड़ा वायरल हुआ। लोगों ने मुझसे बहुत पूछा, मैं लाइव आया, और लाइव आकर के आसिफ भाई को खुले तौर पर कहा कि कहीं वो दुकानें दिखा दीजिए, और उससे पहले वो भतीजा मिलवा दीजिए कि जिसकी वो दुकानें नाम की गई हैं।
क्योंकि जब कोई सगा भाई नहीं तो भतीजा कौन सा आ गया, और दुकानें कहाँ हैं वो आज तक मुझे भी नहीं दिखाई दी। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ और फिर एक मौका आया लाइव का, तो उन्होंने लाइव आकर के कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरे फादर को जानते थे, बहन की मेरी शादी में आए और मेरा उनसे ताल्लुक़ बहुत पुराना, आपसे नहीं है, उस दौर से जब मैं आंखों देखी में था तब से जानता हूँ। तो आप ये समझिए जावेद अनवर जी कि उनको यू टर्न लेना पड़ा और इस वापस बात से। का एहसास किया कि नहीं भाई किसी ने मुझे बता दिया था, तो ये इसलिए। बड़ी बात है अपने आप। तो- अच्छा, आप तक कितना बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा आपको कभी, जो सबसे बड़ा अमाउंट ऑफर हुआ खबर को दबाने के लिए या खबर चलाने के लिए? देखो मैं बताऊं, किसी की हिम्मत मुझसे अमाउंट ऑफर करने की आज तक नहीं पड़ी है। बिल्कुल लिटरली कह रहा हूँ, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी है कि कोई मुझसे ये कहे कि हमारी खबर को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इतने पैसे ले लीजिए या हमें दिखा दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है, खुले तौर पर कह रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई साबित कर दे 1 रुपया भी फरहान याहिया ने, जो कि ना काबिल कबूल है बात, मतलब कोई समझ भी नहीं सकता कि ये सच होगी भी या नहीं, लेकिन 16.25 आने सच जो कहा जाता है ना, वो बोलता हूँ बात। तो जैसे सोने के माफिक टंच बात कहूँ या 16.25 आना सच, ये जो लोग मिसालें देते हैं, मैं अपने आप को उस जगह मानता हूँ। और यही वजह है कि सिर्फ कह करके लोग रह जाते हैं, कमेंट करके रह जाते हैं, हेटर्स की कमी नहीं है। और मैं मानता हूँ हज़रत अली के उस कौल को ही कि जितनी मजम्मत, जितनी बुराई अगर आपकी हो रही है तो सोचिए कि उतनी ही बुलंदियों पर आप हैं और जा रहे हैं आप उसी तरक्की की राह पे जिस ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी को आपने पकड़ रखा है और आप आगे चल रहे हैं। तो मैं वही चीज़ पर आज भी कायम हूँ और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह। मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा, ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार से सैलरी मिलती है, यूट्यूब फेसबुक से पैसा आता है, सब कुछ है। सवाल तो आगे था मेरा, लेकिन चलिए जब बात हो रही है तो अभी बता दीजिए। जावेद, मेहनत और ईमानदारी की किस्से की एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। जी 11 फरवरी 2020 दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नतीजा आया था। पूरा चुनाव मैंने कवर किया था। मेरा एक प्री मैच्योर बेबी हुआ, वाइफ हॉस्पिटल में, और क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी तो वो बेबी बॉय था, बेटा था मेरा, और उसकी डिलीवरी जो थी वो 11 फरवरी 2020 के उसी दिन थी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था। जी बच्चा मेरा डेड हो गया, फौत हो गया, उसकी इंतकाल हो गया। मैंने उस बच्चे को लिया, मेरे बहनोई और मेरी बहन सब हॉस्पिटल में थे, कहीं नहीं गया, सीधा कब्रिस्तान लेके गया। मैंने दिल्ली गेट जा कर के उसका दफीना किया और उसके बाद सीधा वहाँ से निकल करके मुझे जो कवर करने पहुँचना था, जो असाइनमेंट मैंने अपने ऑफिस से बोल रखा था, जो मुझे लाइव करना था, जो अखबार में रिपोर्ट भेजनी थी, मैं वापस अपने काम में लग गया। ये वो ज़िंदगी की सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका अपना जिगर का टुकड़ा, जिसका अपना पहला, बेटी के बाद बड़ी बेटी है मेरी माशाल्लाह, उसके बाद फिर जब बेटा हुआ तो बेटे की डेथ हुई। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन मुझे काम मैंने ऑफिस से ले रखा था, वो काम निभाया, वो काम पूरा किया और उधर उसकी तदफीन की, थोड़ी देर बाद अपना काम किया, ऐसी कमिटमेंट और लाइव आ गया। ये हमारी और आपकी ज़िंदगियों का भी एक सवाल है। अगर हम न्यूज़ दे रहे हैं और हम दर्शकों से लाइव जुड़े हुए हैं, जो हम अपने ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है, लाइव डिलीवर कर रहे हैं, हमको सारी दुनिया देख रही है और सुन रही है, और पीछे से पीसीआर से वहाँ से खबर दे रहे हैं कि आपके यहाँ से खबर आई कि किसी की डेथ हो गई। हम रो नहीं सकते, चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, हंस नहीं सकते, अपनी खबर को पूरा करेंगे, अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और लोगों से जुड़े रहेंगे, और जो अज़म उठा रखा है खबर पहुँचानी है हर कीमत पर, वो खबर पहुँचाते रहेंगे। यही जो जर्नलिज्म है, यही जर्नलिस्ट की लाइफ है, जो असल वाकई में जो जर्नलिज्म कर रहे हैं। खैर, तो आगे चलते हैं। कभी तो ऐसा लगा होगा फरहान भाई कि मैं ये सब बंद करता हूँ, छोड़ता हूँ इसको, कुछ और काम कर लेता हूँ, हो सकता है वालिद साहब वाला ही काम रिज्यूम कर लेता हूँ। कभी तो डरे होंगे ज़िंदगी में? डरना नहीं है, ना डरना सीखा और ना कभी डरा। मतलब कभी हार नहीं मानी? क्राइम रिपोर्टिंग, मैंने कहा ना कि एक ऐसी औरत से काम सीखना, नलनी सिंह जैसी औरत से, जिसने 80s में ये दिखाया हो कि बूथ कैप्चरिंग क्या होती है, भेड़ों में जंगलों में जाकर के, जिसने एक औरत होकर के मेरी एक इंस्पिरेशन वो बनी नलनी सिंह, और उन्हीं के साथ काम किया, उनको देखा सीखा,
तो मैं मर्द होकर के मैं डरूंगा, क्राइम को छोड़ दूंगा कवर करना? कभी भी नहीं। और एक यही वजह है कि आज जमुना पार में, ख़ास तौर से ट्रांस यमुना में क्राइम अगर बढ़ रहा है, कहीं केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, डकैती हो रही है, लूट हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें लोग फौरन सर्च करते हैं हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया देखो, वहाँ आई होगी किसी भी घटना के बाद, कोई घटना घटित होती है तो खबर आ रही होगी, कहीं और नहीं आएगी, पहले वहाँ देखते हैं। लोगों की रिलायबिलिटी, लोगों का भरोसा जो जीता है वो इसी तरह से जीता कि भाई डरना नहीं है, काम करना है। ज़िंदगी बहुत सस्ती है, ये बात सबको पता है। एक गोली का मोहताज होता है इंसान, पड़ा और ख़त्म। बिल्कुल। लेकिन मैंने जो गैंगस्टर्स हैं, जो नौजवान लड़के हैं, जो जुवेनाइल हैं, 18 से कम के हैं, जो इस फील्ड में कदम रखने को अपना शान और शौकत समझ रहे हैं की दुनिया में, मैं अपनी हर रिपोर्ट में ये कहता हूँ कि नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कुछ भी समझो, जिस तरफ आप जा रहे हो, जिस क्राइम की दुनिया में, इस काली दुनिया में आपने कदम रखा है, उससे वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसको छोड़ दो, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक बार जान दी है, दोबारा नहीं आती। आप मर भी रहे हो, मार भी रहे हो, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। गैंग वॉर्स वगैरह ये बंद होने चाहिए किसी भी तरीके से, ये गुटबाजियाँ बंद हों। ये नौजवान जो बच्चे इधर उधर जा कर के बिगड़ रहे हैं, ये अगर सही बता रहा हूँ, थोड़ा भी सोच लें। मैं माँ बाप से भी अपील करता हूँ, ये नस्लें यूँ ही ख़त्म हो रही हैं। अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में सुनते देखते होंगे, लोग सुनते होंगे। मैं सबसे अपील करता हूँ कि बच्चों को समझाइए, उनको पढ़ाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए कि बस ये जुर्म बहुत हुआ और ये सब ख़त्म होना चाहिए। आपने जो शुरू में कहा, मैं कहीं गया हुआ था, दिल्ली से बाहर था, आगरा या कहीं था, मुझे ख़बर आई कि एक पीली मिट्टी, जाफराबाद वेलकम का इलाका है, वहाँ एक माँ बच्चे का जनाजा उठने नहीं दे रही हैं जी, और वो ये कह रही हैं कि पहले फरहान याहिया को बुलाओ, उनके बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया था। मैं इतनी दूर था, आप सोचिए दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर आदमी कहीं है, पहुंचना भी आसान नहीं, 300-400 किलोमीटर से एकदम से आ जाऊं। तो मुझे पुलिस के लोगों के भी फ़ोन आने लगे, कई अफसरों के फ़ोन आए कि भाई क्या मसला है, ये बॉडी नहीं उठ रही है, 4-5 बजे का टाइम था शाम का, और वो माँ कहती है जब तक वो नहीं आएंगे मैं इजाज़त नहीं दूंगी। यानी आप सोचिए, असर का वक्त से लेकर के मगरिब हो गई, इशा हो गई। इशा के भी बाद जब मैं पहुंचा 9 साढ़े 9 बजे, मैंने जाके लाइव दिखाया तो उस माँ को सब्र आया कि मेरे बच्चे को अब इनके चैनल पे दिखाने के बाद इंसाफ मिल जाएगा, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मुझे उम्मीद थी, इसलिए आए, उन्होंने मुझे दुआ दी, अपने बेटे को रुखसत किया, तो ये भरोसा कायम किया है मैंने। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है फरहान भाई कि बहुत सारे लोग इस उम्मीद में खड़े रहते हैं, जहाँ बाहर भीड़ लगी हुई है, खड़े हैं कम से कम 100-200 पत्रकार, उसमें से आपका हाथ पकड़ के लोग घर में ले जाते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं, और सिर्फ आप ही वहाँ से लाइव करके वापस लौटते हैं। बाकी सबको कह दिया जाता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं आपसे बात करने में। ये इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप तो देख चुके हैं, लेकिन ये कमाई कैसे जाती आप है? मेरे साथ कई शूट्स पे गए हैं, शूट्स पे, बल्कि आउट ऑफ टाउन भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अमरोहा में ये देखा था जी, वो किसी से बात करने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि भरोसा नहीं है। बात भरोसे की है। सवाल यही है कि आज वो भरोसा है ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अगर आज किसी बड़े चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला जाता और वहाँ जाकर के काम कर रहा होता, तो वहाँ आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना है। सही बात है, क्योंकि आपको तनख्वाह लेनी है उनसे, तो काम करेंगे आप उनके अकॉर्डिंगली, डायरेक्शंस फॉलो करना, जुबान इस्तेमाल करेंगे आप उनकी, अपनी नहीं, आपकी जुबान पे लगेगा ताला। बिल्कुल। तो अगर ये भरोसा जो आज लोगों में आपको दिखाई दे रहा है, इतना एतमाद, इतना सब कुछ कायम किया हुआ, ये सिर्फ इसी बुनियाद पर है जावेद कि हम उस तरफ नहीं है, उस डायरेक्शन में या उस भीड़ में नहीं है जो आज गोदी मीडिया कहला रही है, कोई भौंपू मीडिया कहता है, मैं मीडिया कहता हूँ, वो नहीं बनना चाहता था मैं। कभी नहीं, इंशाल्लाह होंगे भी कभी नहीं हम लोग। तो फरहान भाई, अब थ्रेट्स की तरफ चलते हैं। जो सच बोलने की, हिम्मत की जो आप बात कर रहे हैं बार बार, उसकी एक कीमत भी है मुझे लगता है। अभी रिसेंटली मैंने एक देखा कि आपके सर काट के लाने पे 21 लाख रुपए का इनाम रखा गया। बिल्कुल, ये कहा गया कि 21 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर कोई इस मुल्ला का सर काट के ला के देगा। वो मैंने FIR करा दी, वो सब कुछ हो गया है। और भी संगठन हैं, एक हिंदू रक्षा दल का कोई उसका कारिंदा है, कार्यकर्ता है, उसने, मैं जब सलीम वास्तिक के मामले में जिन 2 लड़कों का एनकाउंटर हुआ था, उन्हें मारा गया था, तो मैं उनके घर गया था हसनपुर, उनके वालिद का इंटरव्यू करने, और
वो लाइव करके मैं वहाँ से चल ही रहा था कि मुझे किसी ने बताया कि हिंदू रक्षा दल का कोई अमित प्रजापति करके है, उसने मेरी वीडियो को पर ही लाइव बनाना शुरू कर दिया और उसने धमकियाँ गालियाँ उसमें बहुत कुछ दिया। तो मुझे उससे तो खैर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और ना मैं इस तरीके के चिंदी चोरों की बातों में यकीन रखता। मेरे अपने बहुत हिंदू दोस्त भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब तरह के मिलने जुलने वाले हैं जो ऐसी नफ़रत फैलाने वालों को, ऐसा इंतशार फैलाने वालों को या समाज में जहर घोलने वालों को अच्छा नहीं कहते। ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। साल 2011 में जब रामदेव 10 से 11 की बात है, जब जंतर मंतर इस पे राजघाट पर बैठे थे और रामलीला ग्राउंड से उन्हें रातों रात भागना पड़ा था एक शलवार पहन के, तो मैं वो कवर करने जा रहा था। रात का वक्त था 2:30-3 बजे का। चांदनी चौक में टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल आकर के रुकी थी और वो लड़के हेलमेट्स पहने हुए थे। उन्होंने एक तो गाड़ी स्टार्ट रखी, बाइक अपनी, वो जो पीछे था वो आया और उसने आते ही एकदम, मैं हेलमेट में नहीं था उस दिन, और उसने आते ही सर्जिकल ब्लेड मेरे चेहरे पे मारा। मैंने मुंह पीछे किया तो ये जो सब आपको दिख रहा है पूरा नोज कट वगैरह, ये सर्जरी हुई हुई है। तो ये उस वक्त अटैक हुआ था। तब तो हिम्मत आ गई, खून निकलते ही, हमला होते ही, बस फिर तो लगा कि हाँ कुछ अब हुआ है। ये नहीं सोचा कि अब डरना है और बैठना है। उस वक्त इतना क्राइम कवर नहीं करता था मैं। फिर उसके बाद हौसला आ गया। ये भी बहुत बड़े हौसले की बात है, नहीं तो इंसान बिल्कुल खून देख के भाग जाता है। प्रोटेक्शन रही, सब कुछ है, आज भी है, लेकिन ये है कि डरना नहीं है। ये पहला हमला था? ये पहला हमला था। इसके बाद कितने डेथ थ्रेट्स आई, हमला हुआ? इसके बाद डेथ थ्रेट्स अलग अलग तरीके से आई, कभी ईमेल के ज़रिए, कभी कभी मैसेज के ज़रिए, कभी फ़ोन कॉल्स, और भी तरह से आई। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। हर कंप्लेंट, मतलब हर केस की एक कंप्लेंट है, FIR है, सब कुछ है। दूसरा हमला कब हुआ? वो हुआ 2013 की बात है आई थिंक। वो जब हेलमेट मारे थे मुझे, वो भी लड़कों ने कहीं घेर करके। कहाँ पर? उस वक्त की, ये माता सुंदरी रोड है, ये उस वक्त की बात है। जमुना पार में उससे पहले हमला हुआ था, वेलकम सिलमपुर के बीच में। अच्छा, वो उससे पहले हुआ था। तो ये सब, लेकिन ये सब चीज़ें पहले की हैं। ये क्राइम रिपोर्ट्स दिखाने पे था उस वक्त? तो आप टीवी में थे। वो अलग अलग केसेस का इश्यूज थे। और जो अब आज के जो केसेस हैं, जो मर्डर्स वगैरह के, अब अल्लाह का शुक्र है इस तरीके की कोई बात नहीं है ना। लेकिन गैंगस्टर्स की तरफ से या कहीं से कॉल तो आते होंगे? कोई कॉल नहीं, कोई एक सिंगल गैंगस्टर कोई कॉल नहीं करता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कोई मज़ेदार कि भाई आपने किसी की खबर दिखाई हो, किसी क्रिमिनल की, कहीं कोई मर्डर हुआ हो, फिर वो आपसे कई साल बाद आके मिला हो? एक बार ऐसा हुआ है, कहीं था, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, किसी शायद फंक्शन की बात है, तो वहाँ वो बंदा 7 या 8 साल बाद जेल से आया था और आते ही जो है वो मुझे गले लग गया। तो मैंने कहा कि भाई क्या हुआ? तो उसने बताया कि आपने 8 साल पहले वो फला केस हुआ था, वो आपने दिखाया था अपने चैनल पर, और उसके बाद मुझे सज़ा हो गई थी, मेरी सज़ा हो गई, वो पूरी हो गई और मैं बेल पे आया। और मैं उसको देख रहा था, ऐसा लग रहा मुझे जैसे हज उम्रे पे से आदमी आता है। तो मैंने उससे कहा कि अब आगे भी इरादा है कुछ? कि नहीं फरहान भाई, बहुत जेल की दुनिया बहुत अंधेरी और काली है, दोबारा नहीं। ये सवाल भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उसके फ्यूचर प्लान आपने पूछ लिए? नहीं, मैं तो पूछता हूँ भाई, बहुत खुला। मैं कह रहा हूँ, मैं इन गैंगस्टर्स का, या ये बच्चे जो ये क्राइम कर रहे हैं, जो जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं, मैं उनको बिल्कुल भाई दोस्त की तरह से, जैसे पुलिस काउंसलिंग करती है, समझाती है, जेल में बाकायदा क्लासेस चलती हैं जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और लोगों का ब्रेन, दिमाग सही करने की, कि किसी तरह से जुर्म की दुनिया से निकलो बाहर। मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ अभी भी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि ये अभी बेल पर से आया, पैरोल पे आया, तो मैं मिलता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ, खबर आपकी दिखाई वो अपनी जगह है, लेकिन आप आगे ऐसा कुछ ना करें, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझें। तो उसका हिस्सा एक मैं बनता हूँ, समझाता हूँ। अब जिसके समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो उसकी अपनी ज़िंदगी है। एक बड़ा किसी पावरफुल इंसान ने कभी कोई दबाव बनाया हो कि भाई ये स्टोरी तो नहीं चलानी? मेरे ख्याल से तो ना वो पावर है, ना वो पावरफुल दिखता मुझे कोई, कभी भी नहीं। मैं दिल्ली पुलिस कवर करता हूँ, मैं ऑफिसर्स के साथ भी हमारा फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं, अभी हाल ही में गैदरिंग्स भी होती हैं, बिल्कुल, अभी इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। हमारे फ्रेंडली मैच होंगे
हम बैठेंगे, खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब कुछ है, लेकिन देर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोफेशन. इफ यू आर रिजिड टू योर प्रोफेशन, यू हैव टू बी रिजिड टू इट. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन. आप अपने अगर काम से ईमानदार नहीं है तो समझ लीजिए फिर किसी चीज़ से ईमानदार नहीं है. वो बात ठीक है, मेरी आपसे दोस्ती है, अब आप सवाल ना करें और पॉडकास्ट पे मुझे बिठा दें तो फिर वो आपका कैसा सही बात पॉडकास्ट है, बेईमानी है फिर तो. अब आप, मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ. 2020 में जब ये 19 में जब CANRC हुआ शुरू, और जामिया से अभी हाल ही की बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 2016 में शुरू कर दिया था जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब, फेसबुक सारा. तो दिसंबर में जब CANRC को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ और शाहीन बाग और जामिया और सब जगह स्टेज लग गए थे, तो वो टाइम भी मुझे बहुत बूम मिला. लोगों ने मुझे बहुत सुना, बहुत देखा. आज फला जगह जा कर के, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह शाहीन बाग बन गए थे जी, वो जा कर के दिखाना, आज किसी इलाके में, कल किसी इलाके में, परसों किसी, तो सब जगह जाके मैं दिखा रहा था. वक्त गुजरता गया, 100 दिन हो गए थे, यानी 3 महीने गुजर गए. उसके बाद 22 तारीख को, 22 फरवरी 2020 की बात है ये, मैं अपने घर से कह करके निकला, माँ से, अपनी बीवी से, मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, और कुछ कह कर भी गया था कि खाना घर पे खाऊंगा आकर. सैटरडे था वो, मुझे आज भी याद है. 22 फरवरी को जब मैं घर से निकला ये कहकर कि मैं रात को आऊँगा, खाना खाऊंगा और जैसा भी होगा ये बना लेना, मैं घर से निकल गया. मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर 13 दिन बाद लौटूंगा. कैन यू बिलीव दिस? रिपोर्टिंग के चलते, रिपोर्टिंग के चलते. और दंगे हो किस, गए थे. कहाँ की रिपोर्टिंग के चलते? आपके इलाके के चलते, दंगों में. जाफराबाद के चलते, सिलमपुर के चलते, नॉर्थ ईस्ट के दंगों के 13 दिन चलते. घर ही अपने में लोगों रहे. में रहा मैं. और 13 दिन में कैसे रहा, कभी चौकी पे, कभी थाने में सोया, कभी, मैं नाम नहीं लूंगा, खैर, SHO साहब की गाड़ी में सो गया. एक मेरे मामा का घर है, वहाँ चला गया, वहाँ सो गया. एक दोस्त हैं चौहान बांगर में, उनके यहाँ सो गया. खाना पीना भी बस ऐसे ही चल रहा था. और उधर सिलमपुर में प्रोटेस्ट जो है वो उस वक्त चल ही रहा था. दंगे तो अपनी जगह थे, वो हटा नहीं था. प्रोटेस्ट नहीं, वहाँ से तो हटा दिया था. जाफराबाद मेन रोड से जो मेन रोड पे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि कपिल मिश्रा आ गए थे. कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था 22 तारीख को, और ये कहा था कि हम ट्रम्प के जाने का इंतजार कर रहे हैं. वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी. तो 22 की रात को जब लोग जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे आकर के बैठ गए, वो सारे वो थे जो CANRC की मुखालफत कर रहे थे. और उधर आगे मौजपुर चौक पर वो लोग जमा हो रहे थे जो CANRC की हिमायत कर रहे थे, जो प्रो CANRC वाले थे. इधर कपिल मिश्रा का आना हुआ, और उसके बाद जिस रात को मुझे अपने घर जाना था वापस, 22 और 23 फरवरी की जो रात थी, बस उसके बाद फिर मिश्रा, अगले दिन इतवार लग गया था, संडे था. सुबह से जो बाबरपुर चौक है, आपने देखा होगा, मौजपुर बाबरपुर चौक, जब मुझे वहाँ से पहली कॉल आई तो इलाके में था मैं, घर पे फ़ोन कर दिया था, भाई आ नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर हंगामेबाजी हो रही है. तो वहाँ पर पथराव खुद देखा, गोलियाँ चलते हुए देखी, टीयर शेल्स, आंसू गैस वगैरह सब तबीयत से खूब चल रहा था, वो देखा. और वो प्रोसेस ऐसा चला कि वो करते करते कवर भी किया, अपलोड कर रहा, कहीं लाइव कर रहा, कहीं कुछ कर रहा, ये. और उसी में रागनी तिवारी, इतने लोगों की भीड़ में एक भगवा रंग की पहनी हुई लेडी दिखाई दी और पत्थर फेंकती हुई. वो किसी और ने नहीं फिल्माया, वो मैंने ही उसको रिकॉर्ड किया था, जिस पर FIR रागनी के खिलाफ हुई है, उसी मौजपुर बाबरपुर चौक पे. तो वो दिन और रात इस तरह गुजरे हैं 13 दिन. सर्दियों के दिनों में आप सोचिए, जब तो बच्ची भी छोटी रही, बच्ची बहुत छोटी थी मेरी उस वक्त में. तो कोई इमोशनल मोमेंट आपकी ज़िंदगी से जुड़ा जो कोई नहीं जानता? माँ से बढ़कर कोई बड़ा इमोशनल टच किसी के साथ नहीं हो सकता. और आज की तारीख अगर मैं देखूं तो पूरे 9 महीने हो गए, सितंबर 17 से. तो ये 9 महीने जैसे बीते हैं, ये मैं नहीं बता सकता किस तरीके के जज्बात दिल में अपने लिए हुआ हूँ. क्योंकि आप आज जितनी बेफिक्री से मेरे साथ यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं, मुझे लगता है शायद नहीं बैठे होते, क्योंकि कोई भी लाइव करती है आपको सबसे पहली फिक्र थी कि नहीं मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है. अब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से. आप तो मुझे छोड़कर भी आए थे हॉस्पिटल में, उधर डायलिसिस चल रहा था मेरी माँ का, और मैं एक खबर करने
क्योंकि 4 घंटे लगते थे डायलिसिस में। मैं खबर करने आपके इलाके में जब पहुंचा, जमुना पार गया तो उस वक्त चला तो गया, लेकिन क्योंकि कोई गाड़ी नहीं थी, मैंने आपसे कहा कि जावेद मुझे हॉस्पिटल तक छोड़िए, तो अपना काम निपटा के फिर वापस अस्पताल आया। रात भर काम करता था, सुबह 6 बजे डायलिसिस के लिए अंजुमन मेडिकल सेंटर लेके जाना होता था, या जब कभी फॉलोअप डॉक्टर से होता था तो BL कपूर जाता था, वहीं उनके सर्जरीज भी हुई, सब कुछ वहाँ होता था। आज लेकिन 9 महीने बाद ऐसा लगता है उनके जाने के कि जैसे लगता है इतने बिजी होके भी कोई काम ही नहीं है। उनके साथ लगता था कि हाँ किसी काम में लगे तो हैं, एक फ़िक्र थी, हॉस्पिटल जाना है, लाना है, दवाई का ख्याल करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। आज लेकिन ये लगता है कि शायद जैसे कुछ है ही नहीं, बहुत एहसास होता है। और अकेलेपन का, अभी रमज़ान जब आए तो पहला जब चाँद दिखा रमज़ान का, तो सबसे पहले ख़बर मैं देता था माँ को। जामा मस्जिद से ख़ास तौर से मैं दिखाता था कि अब लोग जहाँ पर लोग नहीं देख पाते कि चाँद हो गया या ख़बर नहीं पहुँचती, मेरा मकसद यही होता है रमज़ान का चाँद हो गया, ईद का चाँद हो गया दिखाने का। उसके फ़ौरन बाद जैसे ही न्यूज़ दे देता था तो घर पे अम्मी को फ़ोन करता था कि चाँद हो गया। लेकिन अब जब देखा कि अब कोई है ही नहीं, किसको फ़ोन करें, ना माँ है ना बाप है घर पे, फ़ोन करके किसको बताएं, किसको सलाम करें, किसको चाँद की मुबारकबाद दें या क्या कहें। वो तो सब वक्त गुजारा है बस, और गुजर रहा है। खैर मैंने खुद देखा आपको वालिदा की खिदमत करते, और मैंने लिखा कुछ भी था खिदमत ये नहीं जगह की, कि दूध के उनके एक कतरे का हम, हकीकत बात यह है, बदला नहीं चुका सकते। और जिस दिन वालिदा का इंतकाल हुआ आप यहाँ दिल्ली नहीं थे, मैं आप कहीं से दिल्ली लौटे थे शायद। दिल्ली आ गया था। मैं पंजाब में बाढ़ आई हुई थी तो पंजाब कवर करने गया हुआ था मैं। 16 तारीख को मुझे खबर मिल गई थी कि तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा वहाँ पे प्रोग्राम कुछ और आगे था, क्योंकि मुझे और दूसरे इलाकों में जाना था, गुरदासपुर वगैरह और इधर उधर, लेकिन मैंने वो सब कैंसिल किया। जब मैं दिल्ली पहुँचा हूँ तब मैं उनको आते ही सबसे पहले सुबह ही दिल्ली पहुँच गया था 5:30 बजे, रात भर ट्रैवल करके उनको हॉस्पिटल लेके गया। एक डायलिसिस तो हो गई थी मम्मी की, लेकिन पानी बहुत भर गया था शरीर में, जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था लंग्स में उनके। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमको डायलिसिस तो नहीं करनी, लेकिन पानी निकालना पड़ेगा। वही प्रोसीजर उनके चल रहा था और ऑन टेबल वो ख़त्म हो गई थी। आप जब तक नहीं पहुंचे थे, आप पहुंच गए थे? मैं पहुंच गया था, मैं हॉस्पिटल लेकर मैं ही गया आप था। लेकर गए। मेरे अलावा कोई और लेके जा नहीं सकता था। हम्म, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मंगा रखी थी, घर के बाहर ही मैं कार खड़ी कर देता था, उस तक बिठा करके ले गया। सीढ़ी से नहीं उतर पाती थी तो वो ऑटोमेटेड चेयर है, उसी पर बैठ के उतरती थी। गाड़ी तक ले गया, उसमें बिठाया, हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से लाया, फिर वापस यही प्रोसीजर फॉलो। तो अब आज लगता है कि कोई काम नहीं है। हम्म, इतना बिजी होने के बाद, लोगों को खबरें देने के बाद, इतने लोगों से जुड़ने के बाद लगता है जैसे अभी भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो काम नहीं है जो मैं माँ के लिए करता था। मैं इसीलिए अपने सारे नौजवान बच्चों से, दोस्तों से, भाइयों से, उन लोगों से जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं या जो गैंग्स चला रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली अपील कर रहा हूँ, आप लोगों से, मैं खुद फरहान याहिया, कि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आप अपनी माँ बाप की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अगर आपके माँ बाप हैं, दोनों ज़िंदा हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। दोनों में से कोई एक है, माँ है या बाप हैं, आप उनकी कदर करिए, क्योंकि इंसान या तो किसी का होकर के समझता है या किसी को खोकर समझता है। बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप हैं और आप उनके हैं, वो आपके हैं, तो क्या बात है, हैप्पी फैमिली। हम्म, और नहीं है तो उनकी कदर का अंदाज़ा तभी होगा। इसलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि इंसान होकर के समझे या खोकर के समझे। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आज तक किसी को नहीं पता, या कभी लाइव होने के बाद आप भी रो पड़े हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक तो आप लाइव के दौरान ही रोए थे, जो एक लड़के ने आपने अपने एक देखा होगा, मुझे सुनने और देखने वाले जो लोग 2016 से सोशल मीडिया पर, हिंदुस्तान लाइव पर, यूट्यूब या फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग तो मेरे साथ साथ न जाने कितना रोए हैं। मैंने लोगों को, जिस वक्त में अचानक लॉकडाउन लगा दिया और
लोग पैदल चलते हुए भूखे प्यासे आ रहे थे, जिनकी चप्पलें घिस गई थी, जिनके जूते घिस गए थे, जिनके पैरों में छाले पड़े थे, ज़ख्म हो गए थे, खून निकल रहे थे, जिनके पास एक बिस्किट खाने का नहीं था, जिनके पास एक कतरा पानी पीने का नहीं था। मैंने सड़क पर रात के 12-1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे उन लोगों के साथ अपने को किस तरह से संभाला। मैं खुद रोया तो पब्लिक रोई, लोगों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और जहाँ कहीं माँ बाप से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है, उसमें मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान हैं हम और आप लोग, हमारे भी अपने जज्बात हैं, दिल है, सब फीलिंग्स हैं। वालिद वालिदा की कोई सीख जो आपको याद रही हो, आज भी काम आ रही है? बहुत सारी बातें हैं जावेद, बहुत सारी बातें हैं। कोई एक बात जो रोज़ माँ की याद आती हो कि भाई मम्मी हमारी जो थी वो ऐसा नहीं था कि किसी तरह की कोई सीख या सिखा रही हैं। बहुत कुछ उन्होंने बचपन में इतना सिखा दिया, इतनी तालीम दे दी, बस ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना, ये तो उन्होंने हमेशा बात कही है। और उनको मुझ पर इतना भरोसा था कि चाहे कहीं कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है, उनको लगता था कि मेरा बच्चा कभी अपनी जगह गलत नहीं होगा। ये बात है और आज तक इसी बात के ऊपर खरा उतरता हूँ मैं। वालिद की कोई बात याद आती हो आपको? वो हिम्मत बांधते थे, बस हिम्मत देते थे। कहीं से कोई मैं स्टोरी कवर करके आया, कहीं गया, उनको मैं बताता था कि आज आज वहाँ गया था, आज ऐसे ऐसे हुआ, तो वो मुझे कहते थे भाई, मैं उन्हें कहता था भाई, ये मोहब्बत क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करते थे लड़के वगैरह, वो सब भाई भाई कहते थे। हम छोटे थे, वो हमसे बड़े थे, लड़के जो डेयरी पे काम करते थे, तो भाई कहते थे, वो भाई की आदत पड़ गई। तो अब्बा हमेशा कहते थे हौसले से, हिम्मत से काम किया करो, फला का ये काम है, ये करके आओ, ये निपटा, मतलब खुद कहते थे। ये नहीं सोचा कि एक लौता बेटा है जी, कुछ हो जाएगा, कोई मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत दी हमेशा। ये वाला जो अब फेज चल रहा है, आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का महसूस करते हैं? लोगों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मोहब्बत है कि फरहान साहब आएंगे तो ही सच दिखाया जाएगा या हमें इंसाफ मिलेगा। जिम्मेदारी की बात तो ये है कि आज लोगों ने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भोंपू जो चैनल है, गोदी जो मीडिया है, उसको सुनना तो क्या, मतलब देखना सुनना सब बंद कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसके पैरेलल अब जो भरोसा लोगों का कायम हुआ, उधर से भरोसा उठ गया, और इधर जो भरोसा कायम हुआ है वो आज उन जर्नलिस्ट के ऊपर आ गया है जो उस पूरी भीड़ के पैरेलल चलते हुए कम तादाद में हैं, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं, सही बात लोगों को बता रहे हैं, लोगों के बीच में उतर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, स्टूडियो में बैठ करके ही हा नहीं राग अलाप रहे, वो काम कर रहे हैं जिनकी वजह से आज सोशल मीडिया पर लोगों का भरोसा कायम हुआ है, एतमाद हुआ है। एक शिफ्ट, बड़ा शिफ्ट। उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जो आजकल लोग हैं उनको बड़ा इजी लगने लगा कि उठाओ माइक, उठाओ कैमरा, उठाओ और जर्नलिस्ट बन जाओ। अब उसमें किस किस तरीके के आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ गए हैं, उन्होंने एक धंधा सा बना लिया, उनको लग रहा है कि नथिंग इज़ बेटर देन दिस वाली सोच एक आ गई है, जो इस काम को, इस फील्ड को बहुत ख़राब कर दिया। लेकिन जर्नलिस्ट और अच्छा करने वाले वो हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, उनकी तादाद बहुत कम है। ना तो उन्हें एथिक्स का पता है, ना जर्नलिज्म का पता है, बस माइक लिया और चल दिए बस, और एक एजेंडा और नैरेटिव जो मिला हुआ है। खैर, तो फरहान भाई, एक मीटिंग हुई थी बीच में अभी एवेंजर्स को लेकर, आप उसमें हमें दिखते हैं बीच में बैठे हुए, वहाँ क्या हुआ? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आज तक नहीं एक्चुअली क्या हुआ उसमें, बहरहाल इनका आपस का एक मामला था, उसके लिए हमको बिठाया गया, और हमें जो बिठाया था वो काशिफ, शाहरुख और इकरार, इन लोगों की तरफ से, अरशद की तरफ से था। कोशिश ये थी उनकी कि किसी तरीके से सेटलमेंट आपस में जो भी इनका मसला है बैठकर हो जाए। हम लोगों का भी यही मकसद था सारे जिम्मेदार कि जो भी इनकी बातें आपस की हैं वो ख़त्म हो, जैसे ये लोग पहले काम करते थे वैसे करें, इसी उम्मीद के साथ हम लोग गए थे। और भी वहाँ पर जो आए थे सब एक पंच टाइप बन गया था कि सब लोग बैठे हैं। वहाँ पर ये बात हुई कि अब रात बहुत हो गई, 2-2:30 बज रहे हैं, अगले मंडे में या संडे में बैठ जाएंगे, और किसी वक्त में कोई हल नहीं निकला। अब अगर हल नहीं निकला और तमाम पंचों के बीच में बैठ कर के फैसला नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है उस वक्त में जब अगले वक्त की बात की जा रही है नेक्स्ट वीक की,
और हम उसमें खामोश हैं, तो खामोशी जो है वो रजामंदी समझी जाती है। तो लोगों को लगा कि शायद आगे वक्त के लिए मास्टर जी वगैरह तैयार होंगे, बस उसके बाद फिर वो बात नहीं बनी, तो वो सब कुछ चलता रहा। वो रहा कि 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया है, फिर उधर से मना करा गया कि हमने तो कोई टाइम हाँ, नहीं दिया। उनका कहना था कि हमने कोई टाइम नहीं दिया, हालांकि उस वक्त आसिफ ने ना हाँ करी ना करी, लेकिन लेकिन खामोशी जो थी, आपने उसमें सिर्फ एक तरफ की वीडियो मतलब सेना के सितारे और बुरे के साथ दिखाई, दूसरे पक्ष की वीडियो नहीं दिखाई। क्या आपने कोशिश मैं तो की? तब भी तैयार था। मैंने आसिफ से कहा था कि मैं आ जाता हूँ आपके पास, आप बोल दीजिए इस बात को, आप अगर कहेंगे तो मैं तैयार हूँ। मतलब वहाँ से एग्री नहीं किया गया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इस मामले में कुछ कहना बोलना ही नहीं चाहते। खैर, तो कितनी बार ऐसा हुआ जो आपकी रिपोर्टिंग की वजह से माहौल बिगड़ने से बचा कई जगह पर? ऐसा बहुत बार हुआ। एक लाल कुएं पे सांप्रदायिक दंगे की सिचुएशन हो गई थी। पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहाँ गली दुर्गा मंदिर का हौसखारी थाने का एरिया है। वहाँ कुछ बाहर के लोग आ गए, कुछ शरारती तत्व आ गए, उन्होंने आकर के बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया। तो वहाँ अगर हम लाइव शुरू कर दें, दंगे के केसेस में अक्सर इस तरह का होता है कि बहुत सेंसिटिव तरीके से, सेंसिबल होकर के, रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करना चाहिए। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिन लोगों को नहीं पता क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या बोलना है और कब किस चीज़ को बोलने से बचना है, अगर आप दिखाते हैं तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट दूसरों पर क्या जाएगा, आपकी न्यूज़ से और जगह क्या फैल सकता है बवाल, वो सब उसी को पता होगा जिसने जर्नलिज़्म किया हुआ होगा। जिसको पता है कि जर्नलिस्ट जो है वो जे से लिखूँगा, जर्नलिस्ट जी से नहीं लिखूँगा, उसको नहीं पता। कुछ भी बोल दो, कुछ भी, बस आजकल वो हो गया। कितनी बार ऐसा हुआ जो आपकी रिपोर्टिंग की वजह से माहौल बिगड़ने से बचा कई जगह पर? ऐसा बहुत बार हुआ। एक लाल कुएं पे सांप्रदायिक दंगे की सिचुएशन हो गई थी। पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहाँ गली दुर्गा मंदिर का हौसखारी थाने का एरिया है। वहाँ कुछ बाहर के लोग आ गए, कुछ शरारती तत्व आ गए, उन्होंने आकर के बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया। तो वहाँ अगर हम लाइव शुरू कर दें, दंगे के केसेस में अक्सर इस तरह का होता है कि बहुत सेंसिटिव तरीके से, सेंसिबल होकर के, रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करना चाहिए। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिन लोगों को नहीं पता क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या बोलना है और कब किस चीज़ को बोलने से बचना है, अगर आप दिखाते हैं तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट दूसरों पर क्या जाएगा, आपकी न्यूज़ से और जगह क्या फैल सकता है बवाल, वो सब उसी को पता होगा जिसने जर्नलिज़्म किया हुआ होगा। जिसको पता है कि जर्नलिस्ट जो है वो जे से लिखूँगा, जर्नलिस्ट जी से नहीं लिखूँगा, उसको नहीं पता। कुछ भी बोल दो, कुछ भी, बस आजकल वो हो गया। हमने नहीं दिखाया उस वक्त लाइव। मैं लाइव अगर दिखाता तो पता नहीं कहाँ-कहाँ क्या कुछ फैलने शुरू हो जाता और दंगा भड़कने लगता। हमेशा बचाने की कोशिश की है। एक बड़ा जो लोगों की शिकायत रही, बहुत बड़ी शिकायत थी कि तुर्कमान गेट पे जो डेमोलिशन हुआ, उस वक्त आप गायब हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका और मैं चाहता हूँ आज पॉडकास्ट में इसको क्लियर भी करूँ। मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। दरअसल जब ये डेमोलिशन के वक्त बाहर के कुछ लोग आए और पत्थरबाजी शुरू हुई और दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर जब डेमोलिशन उसका हो रहा था, डिस्पेंसरी का और बारात घर वाला, तो मैं वहाँ मौजूद था। मैं चाहता तो लाइव दिखाता, लेकिन उस वक्त लाइव दिखाने से जो लाइव का असर होता, मेरे लाइव में कौन लोग आते? मेरे लाइव में वो लोग आ जाते कि जिनके चेहरे सिर्फ इस बिना पे रिवील हो जाते जिनका लेना देना भी नहीं होता, और क्योंकि तमाशबीन ज़्यादा थे ना, लोग देखने भी तो आए। लोग देखने आए थे। अब अचानक से जब जैसे ही आंसू गैस वगैरह चली, पत्थरबाजी होने लगी, तो जो शक्लें आती या जो कुछ होता उसका जिम्मेदार मुझे बना देते। खैर, ये तो समझदारी की बात है। ऐसी जगह से बचना चाहिए और इस तरह के लाइव वाइव से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जहाँ माहौल ख़राब हो रहा है वहाँ आप आग में घी का काम करें कि वहाँ पर आप लाइव दिखाएं ताकि आपका यहाँ फैल रहा दंगा दूसरी तरफ भी होने लगे और जगह भी होने लगे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल यकीन और हक़ में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो काम अमन से, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से निपटाया जा सकता है उसको वैसे निपटाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि फेम आने के बाद या आपको शोहरत मिलने के बाद थोड़ा सा घमंड भी आ गया है, आप लोगों से ठीक से बात नहीं करते। ऐसा अपनी लोगों की सोच होगी, आपसे ज़्यादा कौन परख सकता है इस चीज़ को। अगर आपको लगता है फेम आने के बाद, शोहरत आने के बाद घमंड आ गया, ये आ गया, तो भाई अपने घर पे बैठेंगे घमंड आएगा तो। घमंड को लेकर के जेब में थोड़ी सब सड़कों पर फिरा जाता है। ये तो बड़ी मतलब अनयूजुअल सी बात लगी मुझे। हालांकि मुझसे किसी ने नहीं कहा इस तरीके नहीं, की बहुत बात। सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि फरहान भाई को बहुत घमंड हो गया है, या बात नहीं करते, कॉल नहीं उठाते, रिसीव नहीं करते। मैं लाइव कर रहा हूँ, आधे घंटा, एक घंटा लाइव देखा होगा आपने मेरा। जी, इतना लंबा कोई कमेंट्री देने का एक्सपर्टीज नहीं है जितना मैं लाइव ऑन स्क्रीन दे देता हूँ आज की तारीख में।
1.5 घंटा कमेंट्री दे देता हूँ मैं, ठीक है। जी। और हाथ में होते हैं 2-2 कैमरे, मतलब मोबाइल फोन्स, और फिर लाइव और ये लाइव सिचुएशन टैकल होती करना है, होगा। एक यहाँ कैमरा है, फोन एक फोन कैमरा इधर लगा हुआ है और लाइव चल रहा हूँ उस टाइम, पानी नहीं पी सकते, खांसी आ गई तो कंट्रोल किस तरह से करें। उस वक्त कोई मुझे फ़ोन करे और मैं लाइव के दौरान उनका फ़ोन अटेंड कर लूँ तो मैं फिर ठीक हूँ, और फ़ोन डाइवर्ट होकर कहीं और कॉल जा रही है या मैं नहीं उठाऊंगा उस वक्त, क्योंकि लाइव दूँ या बात करूँ, सही बात। तो मैं घमंडी हो गया। ये बड़ी अजीब बात है यार। देखिए ये तो लोगों का मानना है, आपको पता और है कि लाइव में भी लोग जानबूझ करके भी मुझे कॉल कर लेते हैं, मिलने के लिए। ये देखने के लिए, ये नहीं, ये देखने के लिए कि मैं लाइव उनसे बात कर पाऊंगा या नहीं। ओह, अब जिस फोन से मैं लाइव जा रहा हूं अगर उससे उसी बात पर नहीं। कॉल आ जाती है तो लाइव कट, बिल्कुल। इसलिए डाइवर्ट करना पड़ता है। और आपको बताऊं जावेद, 20-20, 25-25 कॉल्स होती हैं लाइव के बाद, अगर हम्म, लाइव ज़्यादा लंबा हो गया सेशन तो मैं सबको रिवर्ट करता हूँ, ज़्यादातर लोगों को कॉल बैक करके पूछता हूँ जिनके नंबर सेव नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, फरहान भाई सब के लिए एक्सेसिबल है और उतनी मोहब्बत बाकी है। कुछ एक और ये सवाल है, मोहब्बत रहेगी, इंशाल्लाह। ये मोहब्बत रहेगी आप लोगों से, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह। कभी मत सोचिएगा कि आपका भाई, आपका दोस्त या जो भी आप मानते हो किसी तरीके का, क्योंकि वो दिन आने से पहले तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए जिस दिन ये घमंड और ये सब कुछ हो जाए। नेवर। आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं और आपके प्यार से ही, आपकी सपोर्ट से ही तो यहाँ तक भी हैं। अगर आप तक, आपके घर, आपकी दहलीज तक आ जाते हैं हम तो खबरें देने के लिए, आवाज़ तो दे के देखिए, बस वो आवाज़ हम तक पहुँचनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो हमने पोस्टर अपलोड किया था, लोगों ने बहुत मज़ेदार सवाल पूछे हैं। मैंने भी शेयर किया था, जी 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 जी, बिल्कुल लोगों ने उस बिल्कुल। पर लिखा मुझे कि फरहान जी। भाई सबसे पहले ये बताओ सोते कब हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, फरहान भाई आप कब सोते हैं, बता दीजिए आज। आज बता दूं, बिना सोए तो किसी की ज़िंदगी चल नहीं सकती जावेद, हम्म, मर जाएगा आदमी। हम्म, अगर स्लीप एपनिया हो गया, स्लीपलेसनेस हो गई तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं सोने का टाइम निकाल लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मेरा एक मामूल है, पहले भी जब मैं स्टूडेंट था पढ़ाई करता था रात भर, और फिर उसके बाद फजर हुई, कुरान पढ़ा और सो गया, एक वो टाइम, तो लगभग आज भी इस तरीके का टाइम रहता है, सो जाता हूँ। सो जाते हैं भाई, देखिए आज ये रिवील हो चुका है, सो जाते हैं फरहान भाई, टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है रात के 3 बजे भी लाइव आ रहा है, सुबह 5 बजे भी लाइव आ रहा 9 है, बजे भी आ रहे और हैं, 9 बजे भी लाइव आ रहा है। मतलब आप टुकड़ों में सोते हैं। टुकड़ों में सोते हैं, ये बात तो है। टुकड़ों में। फ़ोन बंद नहीं करता मैं, फ़ोन स्विच ऑन रहते हैं, कॉल्स आती रहती हैं। कंट्रोल रूम से ज़्यादा मुझे लगता है मेरा फ़ोन कंट्रोल रूम बना हुआ है। बिल्कुल, ये लोगों का भरोसा है। खैर, कुछ एक सवाल है, ये देखिए शान मिर्ज़ा साहब पूछ रहे हैं, कितना कमा लेते हैं आप महीने में फेसबुक और यूट्यूब से, इंस्टा पर से भी? कमाई तो बता दीजिए एक बार। अब कितना कमा लेते हैं, लोगों ने मुझे सर्च कर रखा है गूगल पे, तो शान मिर्ज़ा साहब जो जिन्होंने लिखा है उस पे वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर्च इंजन पे गूगल पे मुझे सर्च किया हुआ है, उसमें फरहान याहिया इनकम, हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया इनकम, इस तरह से करके डाल रखा है। तो इनसे कहिए वो भी देख लें, उस पे सब आ जाएगा। ये खालिद समीर साहब पूछ रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हो 24 घंटे जागने के बाद? भाई इस तरह तो मैं अपनी बीवी का, अपनी बेटी का और अपनी एकलौती बहन, दोनों भांजों का, बहनोई साहब का, ये है, मतलब अगर देखा ओवरऑल देखा जाए तो मेरी फैमिली बस ये है। इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि ये सब मुझे कोऑपरेट करते हैं, मैं इन्हें कोऑपरेट करता हूँ। अच्छा, बीवी से झगड़ा तो होता होगा, आप किस इतना बात बाहर का? रहते हैं। नहीं, सब यूज्ड टू हैं, सबको पता है, सबको मालूम है मेरा क्या काम है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, और मुझे तो किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं जब लाइव होता हूँ ना तो वो सबके लिए लाइव हूँ ना, या बीवी के सही पास बात नहीं है, जाएगा लाइव सही मेरा? बात है। सब देख लेते हैं कहाँ हूँ, बिल्कुल सही किस बात जगह हूँ, किस सड़क पर हूँ, किस किनारे हूँ, सब पता है। बिल्कुल। मेरे हम नाम है कोई इट्स जावेद ऑफिशियल कोई पूछ रहे हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते? ज़रूरत ही क्या पड़ रही है हेयर ट्रांसप्लांट की? ये तो जब हेयर ट्रांसप्लांट नया नया आया था आज से 10-15 साल पहले, उस वक्त सोचते थे, अब ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। एक सुनिए मेरी बात, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को आप देखिएगा तो आपको वो बाल्डी दिखेंगे, इसलिए इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है। खैर, अराफात शकील हैं, वो पूछ रहे हैं कि फरहान भाई आज के मुश्किल दौर में जहाँ दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, कभी कभी तो दोस्त आपको मिल रहे हैं या दुश्मन भी आपको मिल रहे हैं, उनको आप कैसे फेस करते हैं लाइफ में? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि दोस्त तो मोहब्बत करते ही हैं, हम दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें दुश्मन भी उतने ही अजीज़ हैं। यानी वैसे तो कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई कुछ समझता हो कुछ भी तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से परवाह नहीं। अगर हम जावेद ये सब चीज़ें सोचने लगे ना, ये दोस्त, ये दुश्मन, इसकी अच्छाई, उसकी बुराई, हम आगे काम कर ही नहीं सकते। सही बात है। और एक खबर ख़त्म करने के बाद, एक असाइनमेंट पूरा होने के बाद टारगेट होता है कि अगला दूसरा क्या खबर पहुंचानी है लोगों तक।
ये कोशिश होती है। अब हम सोच रहे हैं भाई दुश्मन ने तो ये कह दिया, ये लिख दिया, घमंडी हो गया काम, फिर तो हम नहीं फोकस कर सकते काम पे फिर। खान साइम पूछ रहे हैं कि कभी आपको जान का खतरा हुआ या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बना लीजिए जिसमें आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी सपोर्ट करें, या जो और आसपास के लोग हैं जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप करते भी हैं शायद, कोलैब्स वगैरह तो करते हैं आप? मैं कोलैब नहीं करता था कभी भी। पहली बात तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता था, फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था मैंने जी। तो। अब ये इंस्टाग्राम आया तो इसके अंदर कोलैब सिस्टम, रिव्यू कर दो, स्टोरी पे लगा दो, ये सब कुछ। मैं ऐसी बात नहीं है, जो अच्छा कंटेंट किसी का होता है मैं उसमें उनके साथ दिखता हूँ या कुछ होता है तो मैं उसको कोलैब कर देता हूँ। आपका जो पोस्टर था वो भी तो मैंने कोलैब किया था। जी जी तो बिल्कुल। उस पे लिखा लोगों ने। जी। नाज अंसारी पूछ रही है जब आप जर्नलिस्ट नहीं थे तो आप क्या करते थे? मैंने आपको सब बता दिया वो तो, कि मैं पढ़ाता भी भाई था। आप पूरा पॉडकास्ट देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। फरहान भाई अजीम साहब पूछ रहे हैं कि 157 नंबर पे भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो चला गया है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हकीकत है, इशारा करती है इस ओर के। ये भी हमारे सच्चाई आपको ईमानदार मैंने होने बता की। दी, इसकी वजह क्या है। जी बिल्कुल। नॉर्वे की तरह आज भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नंबर 1 होता, नंबर 1 पर होता भारत। पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसकी हो, उसकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 157 पर आ रहा है, तो ये डूब मरने का मकाम है। और वो क्यों है, सिर्फ उसकी वजह मालूम है क्या? लोगों का फेथ, भरोसा, यकीन सब कुछ खत्म हो चुका, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप लोगों को लड़ाते रहिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहिए, किसी की डेवलपमेंट की बात मत कीजिए, रोजगार दीजिए मत, महंगाई कम करिए मत, तो फिर इससे क्या मिलेगा? आने वाले वक्त में तो ये सब और ज्यादा हो जाएगा। चैनल को एक्सपेंड क्यों नहीं करते फरहान भाई? हारिस भाई पूछ रहे हैं। बहुत हारिस भाई भी जर्नलिस्ट हैं, ये चाहते हैं कि एक्सपेंड क्यों नहीं करते? ठीक है, आप सजेशन दीजिएगा और तरीके से हम करेंगे एक्सपेंड। वाई ओनली क्राइम मेजरली, मतलब सिर्फ क्राइम ही क्यों? लोगों ने बांध दिया क्राइम से, इसी वजह से क्राइम पर हैं। खैर, मैं तो चाहता हूं कि मैं लोगों को दिखाऊं कि आज यहाँ पर छोले पूरी इसकी दुकान पे बहुत अच्छे मिलते हैं, भटूरे इसके यहाँ अच्छे मिलते हैं, मैं दिखाऊं। लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं देती पब्लिक। मुझे हर वक्त जो कॉल्स आती हैं वो सिर्फ इस बात की आती हैं, यहाँ पर ये मर्डर हो गया, वहाँ पर वो चाकू मार गया, वहाँ वो गोली चला गया, बस। और क्या करूँ मैं? नहीं दिखाने जाओ तो फिर ये होगा कि घमंडे दिखाने नहीं आ रहे। अब बताइए ना उगले चैन ना निकले सुकून। आमिर शेख साहब पूछ रहे हैं माइंड सेट करने के लिए कौन सा माजून यूज करते हैं? माइंड सेट करने के लिए सिर्फ एक ही माजून है, और वो है बस मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह से याद कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके भगवान हो, खुदा, जो भी जिसको मानते हैं आप उसे याद कीजिए। आपका सबसे बेस्ट वो एनर्जाइजर है। कप्स एंड क्रीम यानी ये जिशान है, वो पूछ रहे हैं कि कभी आपको अपने करियर में कुछ रूड या डिसरेस्पेक्टफुल लगा हो एज ए जर्नलिस्ट? अप्स एंड डाउन्स तो हर तरीके से आते रहते हैं, मैं आपको बताऊं। और जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में हम हैं, उसमें रूड होना, पोलाइट होना, ये सारी चीज़ें सब सिखाई बताई जाती हैं। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरीके की चीज़ें जो उनकी जो बातें वो समझ रहा हूँ जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन रूड वूड ये सब चलता रहता है। जाफराबाद मेरी जान यानी शारिक पूछ रहे हैं कि अगर आपको पूरी पावर दे दी जाए, अधिकार दे दी जाए, तो जाफराबाद में क्या चेंज करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो उन अपने भाइयों को जो रास्ते से भटके हुए हैं ना, उनको रास्ते पे लाना चाहूँगा। जो डिरेल्ड है ना, उनको ट्रैक पे लाना चाहूँगा कि बस किसी तरीके से वो ज़िंदगी अच्छे से गुजारें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और पीस, हार्मनी बनाए रखें बस। जिया व्लॉग है वो कह रही है कुछ लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत एरोगेंस आ गया है आपके अंदर, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं जो कि आपकी फील्ड से हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, तो आप ऐसा बोलने वाले लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या मतलब कोई कॉम्पिटिटर है आपका? क्या कोई मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। या आप मैं किसी मानता हूँ से- जिस वक्त में मैं 2016 में जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था, तो उस वक्त आसपास भी कोई नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेहनत और आज की मेहनत, उस वक्त कम थी मेहनत, आज ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि मैं आज ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा सिर्फ टाइम की बात है। मैं आज रोज़ाना रात में 9 से 10 बजे लोगों से कहूँ कि मैं आपसे इंटरेक्ट किया करूँगा और मेरे पास बहुत टाइम है, उस वक्त चाहे कितनी भी बड़ी खबर आ जाए मैं उसे ड्रॉप कर दूँ, पहले लाइव करूँगा, पब्लिक से बात करूँगा, तो मैं बहुत ठीक हूँ। लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये लोगों का भरोसा, ये प्यार, लोगों की ये मोहब्बत और चाहत ही है जो मुझे और जगह एंगेज किया हुआ है। इससे लोगों को लग रहा है कि जो कॉम्पिटिटर हैं ये आ गए, वो आ गए। अरे पता नहीं कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। जब मेरा जाने का वक्त होगा मैं चला जाऊँगा, कोई नहीं रोक सकता। जैद खान साहब पूछ रहे हैं टूथपेस्ट में इतना नमक क्यों है? क्योंकि नमक में इतना टूथपेस्ट है। ये कोई अरकम साहब है, पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। और ठीक है, सियासत अच्छी चीज़ है, अल्लाह के रसूल के दौर से सियासत आज तक चली आ रही है, रहती दुनिया तक सियासत रहेगी।
कोई इरादा नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मैं नायक नहीं बनना चाहता, मैं नायक नहीं बनना चाहता। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई मस्ट माई सेल्फ टू बी रिटेन इन जर्नलिज्म ओनली। ठीक। हुजैफा साहब पूछ रहे हैं, भाई कभी जान की धमकी मिली किसी न्यूज़ कवर करने पे? पहले एक आध दफ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, मारने की धमकी। हाँ। ठीक। शीबा मिर्ज़ा पूछ रही है कि फ़र्ज़ करें आप पीएम बन जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? गरीबी कम, रेप कम, बेरोज़गारी कम या मर्डर कम? भारत की तरक्की हो जाए किसी भी तरीके, बस यही सबसे ऊपर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। खैर, ये कुछ सवाल थे लोगों के, मज़ा भी आया हमें। आप अगर जो ये प्लेटफॉर्म है आज हम यहाँ लेके पहुँचे हैं आपकी सरपरस्ती में, और कोशिश की है कि ईमानदारी से रहें। जो आपने कहा था कि एक तो ईमानदार रहना और डरना किसी से मत, कोशिश तो यही की है। याद है ये आपको? जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि डरना नहीं है और ईमानदारी से रहना है। तो कोशिश की हमने, जो आपने सिखाया, जो आपके साथ रहा, उसको हम पूरा पूरा फॉलो करें। तो आपकी तरफ से हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, द जावेद अनवर शो तरक्की के नए आयाम कुछ हुए, और आप सबसे कहता हूँ कि ज़रूर इनको देखा करें, सुना करें। मुझसे बहुत शुरू में ही जब मैंने इनको ये सलाह दी थी कि आप पॉडकास्ट करो, तो जब ये मुझे अपने सामने बिठाना चाहते थे, रूबरू होना चाहते थे और आप तक ये बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त में अगर मैं बैठ जाता तो शायद इतने लोग जुड़ करके वो सारे सवाल नहीं पूछ पाते जो आज जावेद ने मुझसे पूछे हैं, जो आपके सवाल इनके पास आए हैं। मैंने इनसे कहा था थोड़ा सा ग्रो करो, मेहनत करो और ईमानदारी के साथ काम करो, बहुत तरक्की करोगे। तो मुझे वो चीज़ नज़र आने लगी है, और आज का वो दिन था, या कहूँ कि ऊपर वाले का हुक्म था, आज बैठना था तो आज साथ में बैठ गए, बहुत अच्छा लगा। और आप इसी तरह मेहनत कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। लेकिन उस बात से मत घबराना, जैसे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया ना आज कि घमंड आ गया, एरोगेंस आ गया, इस बात से मत घबराना। आप लॉयल रहना पब्लिक के साथ, लोगों के साथ उसी तरह से आजिज़ी से, इनकिसारी के साथ मिलना, वही मोहब्बत अपनी सबके साथ रखना। कोई नहीं रोक सकता आपको। लोग कहते रहें, जितने भी हेटर्स हैं, र्यूमर मॉन्गर्स हैं, उनका सिर्फ एक काम है, इसमें घमंड आ गया, इसमें एरोगेंस आ गया, इसने लिफाफा ले लिया, इसने पैसा खा लिया, ये सही से बात नहीं करता, ये सब बेकार की बातें हैं। वी आर वेरी मच लॉयल टू द पब्लिक। हमारी जिम्मेदारी है, हम बाध्य हैं, आप और हम लोगों तक सही खबर पहुंचाना, आगे भी पहुंचाते रहेंगे, यही अज़्म है, यही वादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस भरोसे की हम हमेशा इज्जत रखेंगे। और फरहान भाई उन जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, कभी किसी का दबाव महसूस नहीं किया, लोगों तक हक पहुंचाया, और वो ऑडियंस में दिखता भी है, जनता को भरोसा भी है कि भाई अगर फरहान भाई आएंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा, ये खबर आगे तक पहुंचेगी, महकमे में भी असर होगा, बड़े लोग इसको ज़रूर देखेंगे। ये भरोसा है लोगों में, और ये भरोसा कमाने में उम्र बीत जाती है, ज़माना लग जाता है, आसानी से कुछ भी नहीं होता। तो इस पॉडकास्ट को खूब प्यार दीजिएगा। आज मुझे लगता है आपने फरहान याहिया साहब को जितना नज़दीक से, जितना करीब से जाना है, इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ यहीं है। इसको खूब प्यार दीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी। आपको जाने से पहले कह दूं जी, यू आर द सेकंड लकीएस्ट मैन टू हुम आई एम गिविंग माई पॉडकास्ट। इससे पहले मैंने जो दीपक जेलर हैं जी, उनके कहने पर और लोगों के इसरार करने पर मैंने उनको सबसे पहला जिंदगी का पॉडकास्ट मैंने वहां दिया, जिसकी आवाज़ भी उनके यहाँ सही नहीं आ पाई थी। इसलिए आपने जो रिकॉर्ड किया है उसकी आवाज़ सही जानी चाहिए लोगों तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन। तो मैंने उसमें कहा था उनसे कि पूछताछ से पूछताछ होगी, लेकिन आज आपसे ये उम्मीद करूंगा मैं कि बिल्कुल, ये दूसरा मेरा जो पॉडकास्ट है ये लोगों तक सही पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर नाउ।